ठीक है। FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका पेपर नंबर कौन सा है? 6, फाइनल लास्ट पेपर आपका इंटर का, है ना। देखो जी, अब इसका कंटेंट देख लो एक बार। इसका कंटेंट क्या है? सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट इसको माना जाता है, सब में सबसे ज्यादा आसान ये है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है आपका। ठीक है, समझते हुए चलना। देखो जी, पेपर नंबर बताओ एक बार, पेपर नंबर कौन सा है आपका? पेपर नंबर 6 है ये। और पेपर नंबर 6 मेरा किसके ऊपर बात करेगा? दो चीजों के ऊपर, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा क्या है? एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा क्या है आपका? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एसएम जिसको बोला गया है। एक है आपका एफएम और एक है आपका एसएम। ठीक है, चाहो तो साथ साथ इसमें नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मैं चीजें इसमें आपको अभी दिखाऊंगा अभी, एफएम और एसएम। सबसे पहली चीज, सर कितने कितने मार्क्स का है? जैसे डीटी और जीएसटी है, सेम टू सेम इसका भी वही फ्लेवर है। 50 मार्क्स का एफएम आएगा, 50 मार्क्स का आपका एसएम आएगा। सर दोनों में वही क्राइटेरिया चलेगा? बिल्कुल वही क्राइटेरिया चलेगा जो आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें से 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यू, और बाकी 35 मार्क्स के आपके क्या होंगे यहाँ पर? डिस्क्रिप्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव जो भी पार्ट आप बोलना चाहो। सेम टू सेम एसएम में भी यही होगा आपका। 15 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 35 मार्क्स के क्या आएंगे भाई? डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो यहां पर आपको एक बात बता दूं पहले तो, जो आईसीएआई के थ्रू पहले भी एमसीक्यू पूछे गए हैं ना, एसएम में तो पहले भी एमसीक्यू आते थे आपके। पहले ये पेपर का नाम हुआ करता था ईआईएस एसएम। ईआईएस में आपको कंप्यूटर की चीजें पढ़ाते थे, अब फिर इनको वो चीजें रेलेवेंट नहीं लगी तो इन्होंने वो हटा दिया। एसएम इन्होंने रखा हुआ है, पहले भी एमसीक्यू आते थे, तो आपको यहाँ के एमसीक्यू करने तो आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एफएम वाले पार्ट में अगेन वही होगा, छोटे छोटे पार्ट्स पे एमसीक्यू बनाएंगे या केस बेस्ड सिनेरियो, सेम टू सेम वैसे ही जैसे पहले करते हुए आए हैं। ठीक है, या कॉस्टिंग में करते हुए आए हैं, वही चीज है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ने के वाले हैं। पहले देखो आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एसएम तो भाई बिल्कुल वही है जो आप 11th-12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो ना, बिल्कुल वही बिजनेस स्टडीज है, बस उसका एक्सटेंशन कर दिया कि सीए इंटरमीडिएट के लेवल की आपको पढ़ाई जा रही है, बस चीजें वही है। सर एक्विजिशन क्या होगा, मर्जर क्या होगा, किसी कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, प्योरली थ्योरी, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। हाँ, ये नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है। बट स्टिल जैसे आपकी बिजनेस स्टडीज थी ना, सेम वैसे ही है, मतलब पूरा थ्योरी चलेगा। और जो इसमें नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, वहां पर भी प्रैक्टिकल आने के चांसेस बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता, ये टोटल थ्योरी है। और एफएम आपका टोटली पूरा प्रैक्टिकल है। क्या एफएम में थ्योरी पूछी जाती है? कभी कभी थ्योरी पूछ ली जाती है 4 नंबर 6 नंबर की, उससे ज्यादा नहीं आती हमेशा। बाकी ये पूरा का पूरा जो आपका चलेगा प्रैक्टिकल चलेगा। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में ना मैं आपको एफएम के बारे में बताऊंगा, एफएम की सारी चीजें बताऊंगा। एसएम की हम बात करेंगे बाद में करेंगे, थ्योरी वाले टॉपिक को अभी छोड़ो, पहले प्रैक्टिकल समझना। प्रैक्टिकल क्या है? तो एफएम में आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे? सबसे पहले आपके फाउंडेशन का एक चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप एक बार बताना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा क्या था? कि अगर एन्युटी, या सिंपल सी बात कि मेरे को फ्यूचर में कुछ भी मिल रहा है और अगर मेरे को आज कुछ मिल रहा है तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता भाई। या तो फ्यूचर वाले को भी आज ले आऊं, प्रेजेंट पे ले आऊं, तभी कंपेयर करूंगा, या जो प्रेजेंट पे है उसे फ्यूचर पे लेके जाऊं। जब तक बेस सेम नहीं होगा मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। ठीक है, तो पूरे एफएम की ना ये बैकबोन है। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो एफएम में, ऐसा नहीं होगा कि जहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम सबसे अच्छे तरीके से करेंगे। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये स्टडी मैट में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल इसका कंसेप्ट हर जगह यूज हो रहा है, तो मैंने 4 से 5 पेज का इसका एक चैप्टर बना दिया, जिसमें सारे कंसेप्ट इसके हम पहले कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद इसके सबसे पहला चैप्टर आपका आता है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम से क्लियर हो रहा होगा कुछ? बताओ अगर तुम्हारे को समझ में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या, उसकी कॉस्ट क्या है? ठीक है, मतलब मैं बेसिकली ये बोलूं, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी एक कंपनी है एबीसी कंपनी, मतलब समझना, एक एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी ने पैसा उठाया, कहां कहां से पैसा उठाया? डिबेंचर से पैसा उठाया, डेट से पैसा उठाया, और समझना प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया, इक्विटी वालों से पैसा उठाया, लोन से पैसा उठाया। इन सब की कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट आप यहां निकालना सीखो, सबकी कॉस्ट। ठीक है, सर एक बार बताना कंपनी के लिए इनकी क्या क्या कॉस्ट आ सकती है, बताओगे? जैसे डिबेंचर वालों को कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट, तो इनकी आएगी इंटरेस्ट की कॉस्ट। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या देंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी वालों को क्या देंगे? इक्विटी डिविडेंड। अच्छा, लोन वालों को क्या दोगे?
इंटरेस्ट। तो आप बेसिकली इस चैप्टर में ये पढ़ोगे अलग अलग सोर्सेस की क्या कॉस्ट है, और मैं ये बोलूं पूरे के पूरे धंधे की वेटेड एवरेज कॉस्ट मेरी क्या आएगी, वेटेड एवरेज मेरी क्या कॉस्ट पड़ेगी, मेरे को ये सीखना है। इसी को ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वही मेरे को निकालना है, बेसिकली वही निकालना है। जैसे अगर एक कंपनी ने 4 सोर्सेज से पैसा उठाया तो ऑन एन एवरेज उसकी पूरी कैपिटल की कॉस्ट कितनी है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, अगला समझना, ये थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाएगा, आज ही हुआ है, पता नहीं अचानक क्या होगा। आगे समझना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, उसके बाद एक आपका चैप्टर आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में आप क्या पढ़ोगे, एक कंपनी ने जितना भी पैसा कमाया, क्या तुम्हारे को लगता है कि उसे सारा का सारा इक्विटी शेयर में बांट देना चाहिए लास्ट में, या कुछ अपने पास भी रखना चाहिए? कुछ अपने पास भी रखना चाहिए, आगे बिजनेस चलाना है उसे, है ना। तो कितना परसेंट बांटना है और कितना परसेंट अपने पास रखना है, ये सारी की सारी बातें होगी हमारी डिविडेंड डिसीजन में। ठीक है, जैसे आपने अगर एक टर्म सुनी है या नहीं भी सुनी तो बता देता हूँ, ईपीएस एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब अगर आपने सुन रखा है, नहीं तो आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे कि इक्विटी के एक शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमाया। ठीक है, तो जितना पैसा कमाया होता है ना, इसी के 2 टुकड़े होते हैं कि इसमें से आप डिविडेंड कितना बांटोगे और रिटेन करके अपने पास कितना रखोगे, रिटेन अर्निंग अपने पास कितनी होगी। ये सारी बातें जो मैं पढ़ूंगा वो कहां पढ़ूंगा, डिविडेंड डिसीजन में। ठीक है, इसमें 2 तरीके की अप्रोच चलती है, थोड़ा बहुत आपको साथ के साथ बताते चलता हूं। एक लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला कि अगर हमारे से कंपनी जिस रेट पे पैसा उठा रही है, समझना, जैसे देखो कंपनी है, कंपनी ने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से पैसा लिया होगा और आगे पैसा अपने धंधे में लगाया होगा, है ना। मान लो ये इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड दे रहे हैं 10% का, मान लो, मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूँ कि 10% का दे रहे हैं, लेकिन ये आगे धंधे से जो कमा रहे हैं ना वो 15% कमा रहे हैं। तो पता है इक्विटी वाले बंदे ने क्या बोला, सर आप धंधे से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, 15% कमा रहे हो, तो आप अभी हमें कुछ मत बांटो, आप सारा पैसा अपने पास रिटेन करके रखो, इसको बार बार री इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अमाउंट कमा लो, फिर हमारे को दे देना। ठीक है, अभी डिविडेंड कम बांटो या जीरो कर दो, बिल्कुल अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे जो ऐसी अप्रोच की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कह रहे हैं कि नहीं सर, जितना आप कमा रहे हो उसका कुछ प्रपोर्शन हमारे को दे दो, कुछ आप रिटेन अर्निंग की तरह अपने पास रखो जो आपके लिए काम में आएगा। ठीक है, तो हमारे को ये पढ़ना है कौन कौन से लोगों की क्या अप्रोच है, और जिस हिसाब से आप डिविडेंड निकालोगे उसका मार्केट की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो अगर एक कंपनी है, उसने अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो मार्केट में उसका प्राइस बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, ये सारी बातें हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर आपका आता है अगला, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में आप ये बात पढ़ोगे कि मेरे को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का कंपोनेंट, डेट का कंपोनेंट, प्रेफरेंस शेयर का कंपोनेंट कितना रखना है, उससे रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, सारी चीजें होंगी उसमें, तो मैं कितना कितना कंपोनेंट रखूं, सर डेट कितना रखूं, इक्विटी कितना रखूं, प्रेफरेंस कितना रखूं, ये बातें बता दो। लेकिन इनको रखते हुए हमेशा दिमाग में एक बात रखनी है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। पूरे के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है क्या, इक्विटी की शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करो ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमाइज वो कब होगी, जब आपकी कंपनी का मार्केट प्राइस सबसे ऊपर जाएगा, है ना। तो आपको ये सारे डिसीजन लेने हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरी कंपनी का मार्केट प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली चाहे आप पैसा डिवेंचर से उठाओ, पैसा इक्विटी से उठाओ, सबसे लास्ट में आपको खुश इक्विटी वाले को करना है, क्योंकि ओनर वही है, रिस्क सबसे ज्यादा उसी ने उठा रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं कैपिटल स्ट्रक्चर तक। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका लीवरेज। लीवरेज टॉपिक, लीवरेज का मतलब क्या होता है पता है, लीवरेज किसे कहते हैं, लीवरेज से रिलेटेड मतलब पता हो कुछ, मतलब जो तुमने सुना, जरूरी नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुमने सुना सर लीवरेज का मतलब ये होता है शायद, कुछ भी हाँ, उसे लेवरेज कहते हैं, सही है, चलो कुछ तो बताया। और अच्छा, और बताओ इसके अलावा क्या लग रहा है लीवरेज का मतलब। लीवरेज का जनरली मतलब फायदा होता है, आपने सुना होगा, फायदा, है ना, है ना। ठीक है, लीवर की एज, वाह, ये सही संधि विच्छेद कर रहा है बिल्कुल, लीवर की एज। ठीक है, लेकिन इससे एक बात बताऊं, इसने खाली इसमें एक बात इसने सही बोली, लीवरेज जो वर्ड है ना वो लीवर से ही आया है, और ये लीवर वो वाला लीवर नहीं, दारू पीने के बाद जो खराब होता है वो नहीं है,
ये दूसरा लीवर है। ये लीवर क्या है, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आप लीवर मतलब एक वैसा होता है, हाँ, उसमें डालते हो नीचे की तरफ ऐसे, तो वो एकदम से लिफ्ट हो जाता है ना, तो बहुत कम फोर्स से आप कोई बड़ा ऑब्जेक्ट उठा लेते हो। यहाँ लीवरेज में आप क्या पढ़ोगे, धंधे में बहुत कम फिक्स कॉस्ट करने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, वो सारे फायदे मेरे को यहाँ पढ़ने। हाँ ठीक है, ठीक है। अब समझना, एक बात और समझना, लीवरेज में यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, लीवरेज में ये पढ़ोगे कि बिजनेस की फिक्स कॉस्ट क्या क्या है और फिक्स कॉस्ट के क्या क्या फायदे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बिजनेस के दो प्रकार की फिक्स कॉस्ट होती है, एक है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का कोई एग्जांपल बता सकते हो? पहले मैं आपको दोनों टाइप बता देता हूं, एक है ऑपरेटिंग, दूसरा है फाइनेंशियल कॉस्ट फिक्स। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का कोई एग्जांपल आपके हिसाब से, कि ऑपरेटिंग का ये एग्जांपल हो तो सही। ऑपरेटिंग का मतलब धंधे की फिक्स कॉस्ट। धंधे की फिक्स कॉस्ट क्या होगी? मशीनरी, सही है, और फैक्ट्री का रेंट, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी ना। फाइनेंशियल कॉस्ट फिक्स क्या होगी, सोचो। इंटरेस्ट किस पे? लोन पे, क्योंकि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, जहां से आपने पैसा उठाया उस पे फिक्स कॉस्ट जा रही है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट, ये भी होगा। प्रेफरेंस वालों पे डिविडेंड, भाई देना ही देना है, ऑब्लिगेशन है मेरी, ये सब मेरी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है। क्या इक्विटी डिविडेंड कभी भी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है? नहीं, पैसा प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनका फर्क आपके बिजनेस में क्या पड़ेगा, आप ये पढ़ोगे। सर फिक्स कॉस्ट का क्या फर्क पड़ेगा, मतलब मैं अपने बिजनेस में कितनी फिक्स कॉस्ट रखूं, कौन से लेवल पे बढ़ाऊं या कौन से लेवल पे कम करूं, वो सारी चीजें मैं लीवरेज में पढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, किसी धंधे में अगर बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट है तो उसका रिस्क बहुत ज्यादा है या कम है, बताना। अगर किसी धंधे में बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट है तो रिस्क ज्यादा है ना, रिस्क कम कैसे होगा? क्योंकि देखो, किसी धंधे में अगर आपने ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगा रखी है, दैट मींस आप आगे कोई भी फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड डिसीजन लोगे तो उसको लेने से पहले 10 बार सोचोगे। आपका बहुत बड़ा पैसा, ह्यूज पैसा ब्लॉक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। या तो मैं उससे कमा लूं, लेकिन अगर मैंने नहीं कमाया तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं लगाता कहीं और लगाता तो बहुत अच्छा कमा लेता, ठीक है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसके दो चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कैपिटल बजटिंग। नाम सुना कभी कैपिटल बजटिंग, है ना। एक होता है कैपिटल बजटिंग और दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट। पहले कैपिटल बजटिंग बताता हूँ। कैपिटल बजटिंग में आप क्या पढ़ोगे पूरा लिख लेना, अगर आपको लिखना हो। वर्किंग कैपिटल है, पता चला तुम वर्ल्ड कप बोल रहे हो, वर्ल्ड कप मैनेजमेंट। सबसे पहले कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं। कैपिटल बजटिंग का मतलब, मेरे को अपने बिजनेस में एक कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी है जो 2 करोड़ 4 करोड़ की है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेना। क्या डिसीजन लोगे? सर ये मशीन आ गई तो इससे मेरे इनफ्लो बढ़ रहे हैं, आउटफ्लो कम हो रहा है, क्या चीज आ रही है? अगर उन सब चीजों का एक पॉजिटिव इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ रहा है तो मैं लूंगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में ये। दूसरा बताता हूँ, सर मेरा एक धंधा चल रहा है, मेरे पास ऑफर आई है कोई दूसरे बिजनेस को एक्वायर करने की, मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी सारी की सारी चीजों के हिसाब से, कैश के हिसाब से, इनफ्लो के हिसाब से, आउटफ्लो के हिसाब से आप सारी वर्किंग करोगे, फिर चेक करोगे कैपिटल बजटिंग हो रहा है नहीं, ठीक है। एफएम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज तक कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं है जिसपे इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। पक्का आएगा, पक्का है, महंगा क्वेश्चन आएगा, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा। 50 में से 8 से 10 नंबर बहुत बड़ी बात है अगर इस पे क्वेश्चन बन रहा है तो, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग समझ में आया कि मतलब पढ़ना क्या है। वर्किंग कैपिटल समझना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट में आपके और भी आइटम होते हैं अंदर, जैसे इन्वेंट्री आता है इसमें आपका, है ना, और क्या आता है, डेटर आता है ना, ये सब चीजें आती है, कैश आता है। करंट लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर आता है। तो इन सबको मैनेज करना वो आप वर्किंग कैपिटल में सीखोगे। सर मैनेज करने का मतलब क्या है, मतलब बताओ। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन समझना। मेरे बिजनेस की आज पॉलिसी है कि मैं अपने डेटर को उधार देता हूं 30 दिन का, तो मेरी इतनी सेल हो रही है, इतना खर्चा हो रहा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब क्वेश्चन आएगा कि मैं सोच रहा हूं कि इस 30 दिन को उठा करके 45 डेज कर दूं, उससे सेल्स तो बढ़ेगी लेकिन और चीजों में भी फर्क आएगा। जैसे अगर आपने 45 डेज करा तो मेरी वर्किंग कैपिटल ज्यादा ब्लॉक हो जाएगी, है ना, ऐसे करके वो फर्क देगा सारे। फिर क्या आएगा, बताओ आपको 30 से 45 पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैं वर्किंग कैपिटल में पढ़ूंगा, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल में। दूसरी बात, कैश से रिलेटेड, तो आपको वो पूरा कैश बजट बनवाएगा कि आपके गल्ले में पैसा कितना पड़ा है, आपको बाकी चीजों के लिए पैसा कितना चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों कितना होना चाहिए, और नेट में कितना बैलेंस मेरे पास बचना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पढ़ूंगा। इन्वेंट्री से रिलेटेड बताऊं, इन्वेंट्री से रिलेटेड कितनी इन्वेंट्री मेरे को अपने गोदाम में रखनी है, जिससे ना तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा आए और ना ही मैं कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाऊं जो स्टॉक आउट हो जाऊं। स्टॉक आउट होने का मतलब मेरे पास इतना स्टॉक ही नहीं बचा कि मेरे पास आगे कस्टमर वापसी चला गया तो मेरा नुकसान है। तो ये सब चीजों की मैनेजमेंट मैं यहाँ सीखूंगा।
सर जैसे डेटर का है सेम वैसे क्रेडिटर का भी होगा, कि मेरे को उधार कितना मिल रहा है, इन चीजों को एनालिसिस करना। तो वर्किंग कैपिटल के हर एलिमेंट को एस्टिमेट करना या मैनेज करना वो हम यहाँ सीखेंगे। एक चीज इसमें आप और सीखते हो वो भी बता देता हूं कि वर्किंग कैपिटल हम हमारे बिजनेस के लिए कितनी जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला मेरे को लगता है कि वर्किंग कैपिटल मेरे को 1 लाख रुपए की चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, वो 1 लाख आपने कैलकुलेट कैसे करा, वो सारा का सारा काम आप यहाँ सीखोगे। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, एक लास्ट चैप्टर और, रेशियोज, जो आपने 12th में पढ़ा है उसी रेशियोज को थोड़ा सा यहाँ पर और आगे बताएंगे, उस पर बैलेंस शीट वगैरह बनवाएंगे आपसे रेशियोज के। ये सेम वही है जो आप अकाउंट्स में रेशियो पढ़ते हो ना, पूरा 12th में पढ़ा है, सीए फाउंडेशन में शायद नहीं पढ़ा होगा, उसी रेशियो को उठा करके यहाँ डाला है, बस उस पर क्वेश्चन थोड़े से ऊपर लेवल के पूछे जाते हैं, जो 12th के थे उससे हल्के थे। जैसे मैं बताता हूँ, करंट रेशियो आपको पता होगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो पता होगा, ऐसे सारे रेशियो है। रेशियो समझने बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इंटर के बाद आप आर्टिकलशिप करने जा रहे हो, आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए तो आपको पता होना चाहिए ना, अगर इसका जीपी मार्जिन इतना आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये आ रहा है, एसेट टर्नओवर रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे को क्या इंप्लीकेशन मिल रही है, वो चीजें समझ। ठीक है, एफएम का मेजर मेजर आपका ये कोर्स है, ये कोर्स है जो 50 मार्क्स का पूछा जाता है। सेम ऐसे एसएम है जो अलग से 50 मार्क्स की पूछी जाती है। वैसे बता रहा हूँ, पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट में शायद ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद आता है और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, आपको अभी नहीं लग रहा होगा, अभी जब मैं क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा ना, जब आपको लगेगा यार है तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। ठीक है, तो इस वाले सब्जेक्ट को तो भाई मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसे करके चलो जो आपका एग्रीगेट खींचने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, इसको अपना पूरा स्ट्रॉन्ग बना के चलना। और एफएम ऐसा है, मैं आपको 1-2 चैप्टर कराने के बाद ना एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको खुद लगेगा यार एग्जाम के क्वेश्चन ये हम कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस साथ के साथ चलना है। सबसे पहला जो हम सीखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखेंगे, फिर उसके बाद हम किसी भी फ्लो में चलेंगे। इसमें कोई पर्टिकुलर फ्लो नहीं है, जो फ्लो आपको सही लगेगा, जैसे आपकी स्पीड सही होगी उस हिसाब से मैं चैप्टर उठा लूंगा आगे। ठीक है, एफएम की मेरे पास मॉड्यूल बता देता हूँ, मॉड्यूल मेरे पास अभी है तो एफएम की मॉड्यूल में आपको साथ के साथ दिखा भी देता हूँ एक बार, एक सेकेंड रुकना। ये देखो जी, एफएम की भी आपकी 2 मॉड्यूल है, ये आपकी पहली मॉड्यूल है, पहली मॉड्यूल का आपका इंडेक्स है। सबसे पहले ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो किसी ना चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट ये 3 टॉपिक आपको समझने जरूरी है। एक बार आप ये 3 टॉपिक समझ गए तो उसके बाद आप सारे के सारे चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, 3 टॉपिक देख लो, कोई बहुत बड़े नहीं है, 5 पेज का, ये 4 पेज का, ये सिर्फ 6 पेज का है, लेकिन बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया तो आगे का पूरा एफएम आपके हाथ में। ठीक है, आगे देखना, रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये कौन सी सीक्वेंस है? ये पूरी की पूरी वही सीक्वेंस लिखी हुई है जो आईसीएआई के चैप्टर में डले हुए हैं, ताकि आप आराम से उनको लिंक कर सको। सर इसमें चैप्टर 1-2 क्यों नहीं है? चैप्टर 1-2 थ्योरी है, तो वो अलग से थ्योरी में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब इसमें जो भी चैप्टर है उस चैप्टर का फ्लो क्या है, एक बार मैं आपको उसका फ्लो भी दिखा देता हूँ। जैसे आपका देखो, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो जो मैं आपको क्लास में समझाऊंगा ना उसके सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है पहले। तो पहले ही हैंड रिटन नोट्स है कि गलती से अगर आपका क्लास में कोई चीज छूट जाए तो बुक में है, आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। और जैसे ये कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, कंसेप्ट के बाद इसके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, बाकी आगे जितने क्वेश्चन है सबके साथ उनके आंसर्स भी हैं। आंसर्स मैंने अपना कोई नहीं डाला, जो आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर है हमने वही डाले, ताकि आपको पता रहे कि आईसीएआई क्या मांग रहा है और आपको अपनी प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। ठीक है, मैं एक बार आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये जैसे आपका रेशो चैप्टर चल रहा है, रेशो से अगर हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं, ये आपका रेशो है ना, सेकेंड, ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पहले ये सारे कंसेप्ट आ गए जो मेरे को अभी करवाना था बच्चों को। ठीक है, और उसके बाद आगे दिखाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आ गए, पहले आईसीआई के क्वेश्चन, फिर उसके पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वही फाइल है जो उन बच्चों के बैच की चल रही है, इसलिए इसमें मार्क्स ज्यादा हो रखा है। ये देखो, सारे आईसीआई के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे आरटीपी का कोई क्वेश्चन हो, चाहे पेपर का कोई क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हो। तो सिर्फ आपको इतना ही पार्ट करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो वो अपने मटेरियल से क्वेश्चन डालेगा या नया डालेगा। नया डालेगा तो भाई मेरे को कंसेप्ट तो आते हैं ना, मैं कर लूंगा कुछ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि होमवर्क में निपटा दो। होमवर्क में उसमें भी जो आसान क्वेश्चन हो ट्राई करना, बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया, कोई बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है उसे हाथ से सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इस हिसाब से पूरा अपना एफएम चलेगा। एफएम के सारे टॉपिक प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम आएगी, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा आएगा, तो प्रैक्टिकल पे आपको सारा काम करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत एफएम में क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हमारी एफएम की ना यहाँ पर सिलेबस की डिस्कशन तो हो चुकी, सिलेबस की डिस्कशन तो इतनी ही है खाली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट पे। आज मैं मेन कंसेप्ट आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी से स्टार्ट करवा रहा हूँ, यहाँ से आपको चीजें अपने आप ही इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, आओ जी देखते हुए चलना।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम लोगों ने वैसे तो पढ़ रखा होगा, और अगर किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ रखा ना तो भी कह रहा हूँ यहाँ पे बस एक फॉर्मूला काम का है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है फाउंडेशन का, बस एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ध्यान से समझना सर, क्लास 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट था हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था, बताओगे क्या था? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड में प्रिंसिपल सीधा इंटरेस्ट होता है, या प्रिंसिपल 1+r/100 ऐसे होता है। कंपाउंड हम ऐसे करते हैं। जो आप फॉर्मूला बता रहे हो शायद सिंपल इंटरेस्ट का होगा, हमारी पूरी जो एफएम में बात होगी सारी कंपाउंडिंग पे बात होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, अभी कुछ नोट मत करना, अब कुछ नोट मत करना, अब सिर्फ समझना पहले। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1+i⁴n, जिसमें मैं आई को बोलना चाहूँ तो बोल दूं कि ये बस r/100 ही है, डेसिमल में लिख दिया बस, और कुछ नहीं। यहां तक की बात ठीक है? अच्छा, अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा या जो आज मिल चुका? क्या है मतलब? फ्यूचर में मिलेगा, अभी थोड़ी ना मिला है, अभी तो आपका जो प्रिंसिपल है वो है ना। तो अमाउंट का मतलब हो गया फ्यूचर की वैल्यू, सही बात है। प्रिंसिपल का मतलब जो आपने आज लगाया है प्रेजेंट की वैल्यू, और आगे 1+i⁴n, बस। टॉपिक क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो एक इकलौता यही फॉर्मूला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो आपका हर जगह यूज होगा, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं होगा। जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है ना, उसे अभी थोड़े टाइम के लिए दिमाग से निकाल देना, ठीक है? हाँ। हम्म। हाँ हाँ, वो सब इंक्लूड होगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझना, चाहे एन्युटी आए, चाहे एन्युटी ना हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे को तो बस एक फॉर्मूला लगाना है। फ्यूचर वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, आज जो प्रेजेंट वैल्यू से जितने साल के लिए बोला है, ईयर्स के लिए बोला, उतने ईयर्स के लिए कंपाउंड करते चलो बस, और कुछ नहीं है। तक की बात ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बना। अब देखो, अब इसके बेसिस पर ना मैं आपको जरा एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को बताना कि क्या चीज़ ठीक है। देखो एग्जांपल क्या है, अभी नोट मत करना, बस समझना। एक बंदा है जिसके पास ना दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। पहला ऑप्शन है कि भाई 1000 रुपये एज ऑन टुडे रिसीव कर ले। दोनों ऑप्शन रिसीव करने के, मैंने पे नहीं बोला, बस ये बात ध्यान रखना, मैंने रिसीव बोला, दोनों ऑप्शन रिसीव के। 1000 रुपये आज ले ले, या 1000 रुपये आफ्टर 1 ईयर ले लो मेरे से, ठीक है। और मार्केट में इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, जो आपका मन करे वो नाम दे दो, ये चल रहा है 10% पूरे साल का। आपको क्या लगता है ऑप्शन 1 सही है मेरे लिए, ऑप्शन 2 सही है? क्या लग रहा है? 1? 1 रीजन बताओ। पहले मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी का रीजन चल रहा हो, सर आज ही ले लो ना 1000 रुपये, पता चला 1 साल बाद वो मिले ना मिले, आज ही पकड़ लो उसे। हाँ बताओ, अब आप बताओ। कम हो जाएगी? अच्छा। अच्छा, ये इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट सब 10%, वो कम होती जाती है। हाँ, ये भी अच्छी बात, ठीक है। तो मतलब मैं एक बात बोलूं, आपने जो भी बोला अभी तक सारा सही बोला है, एफएम यही है, खाली यही आपको एनालिसिस करनी है। तो मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, एफएम आपके सामने कभी भी ऐसा कुछ आएगा ना, सबसे पहली बात, अब अपना आंसर सीधा डायरेक्ट कभी नहीं दोगे। आप बोलोगे सर देखो, आपके पास जो आपने दो ऑप्शन बोले ना, एक ऑप्शन 1 है जो 0 टाइम पे खड़ा है, ये तो 0 टाइम पे है, 1000 रुपये मिल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपने मेरे को 1 साल बाद का दिया, 1 ईयर एंड का दिया 1000 रुपये, मैं इसको कंपेयर कैसे करूँ? कंपेयर, है ना। या तो मैं इसको उठा करके आगे ले जाऊं, ऑप्शन 2 के पास ले जाऊं, ये आपका ऑप्शन 2 है, फिर कंपेयर करूं, दोनों का बेस तो सेम हो, 1 ईयर एंड पे हो, या मैं इसको उठा करके पीछे ले आऊं, कोई एक काम करूं। अब मैं आपको बताता हूं आईसीएआई अपने हर क्वेश्चन में क्या करेगा। आईसीएआई अपने हर क्वेश्चन में ना ये वाला रास्ता नहीं लगाता, वो हर क्वेश्चन में ये लगाता है बाद की किसी भी चीज को उठा करके आज प्रेजेंट पे ले आएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कुछ भी बताना है, हमेशा आईसीआई क्या करता है, आगे जितना कुछ मिल रहा है सबको उठा करके आज ले आओ, और आज की टर्म्स में आंसर करो कि प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज्यादा है। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी वो मेरे लिए फायदा है रिसीव करने में। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं रिसीव की जगह आपसे पूछूं मेरा ऑप्शन पे का होता तो कौन सा बढ़िया होता? जिसकी प्रेजेंट वैल्यू हमारी होती है ना, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे पेमेंट करनी है, लेकिन मैंने अपना नॉर्मल आंसर रखा हुआ रिसीव का, ठीक है। तो सर देखो, ऑप्शन 1 में तो मेरे 1000 रुपये बनेंगे, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कितने बनेंगे सर? प्रेजेंट वैल्यू हो गई फ्यूचर वैल्यू 1+i⁴n, यही बनेगा, यहीं से उठाया मैंने फॉर्मूला, है ना। आप चाहे तो देख लो, यहीं से उठाया ना हमने फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? फ्यूचर वैल्यू 1+i⁴n। लगाओ जरा, क्या आएगा? 909। 909 सबका आंसर आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा एक बार देखना, आपने क्या करा होगा, 1000 लिया, नीचे 1+10% को 0.10 की पावर 1,
यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात खाली और समझना, एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आज से ही हैबिट बना लो, आप इसको कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमेशा 1000 इंटू में 1 में 1.1 की पावर 1, आपको हमेशा ऐसे सॉल्व करना है। सीधा डिवाइड मत करना, क्योंकि अभी तो पावर 1 है, आगे जाके 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा रहे। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको अलग रखो और 1 में 1.1 इसको अलग चला। पता है रीजन बता रहा हूं क्यों अलग चलाना। अब आप देखो, ये आया 1000, आपने 1000 को मल्टीप्लाई करा होगा 0.909 से, सही बात है। ये 0.909 पता है इसको क्या बोला जाता है, इसी 0.909 को बोला जाता है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कि 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है। ठीक है, मान लो सर ये 2 साल होता तो अलग तरीके से निकलता, 3 होता तो अलग आता। तो आपको ना ये निकालना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये दे रखा होता है, तो आपको आइडेंटिफाई तो हो कि भाई ये चीज क्या है, ये कहाँ काम में आएगी, इसीलिए। ठीक है, और निकालना है तो कैसे निकालना है वो भी बता रहा हूँ। जब भी आपको निकालना है, कैसे निकालना है, जैसे 1 साल का है, 1 लिया डिवाइडेड बाय 1.1, एक बार इक्वल टू दबाया, ये आ गया 0.90। ठीक है, एक बार। सर 2 साल का निकालना है, कुछ मत करना, दूसरी बार इक्वल टू दबा दो, 0.826, तीसरी बार इक्वल टू, ये तीसरे साल का 0.75। हमेशा कब तक लेना है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, हमेशा कहां तक लेना है, अप टू 3 डिजिट्स तक, डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। सर अगर आईसीआई ने किसी क्वेश्चन में खुद बोल दिया 2 डिजिट, तो आपको वैसे करना है, 4 बोल दिया ठीक है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, पूरे एफएम में जो आपको राउंड ऑफ करना है सिर्फ 3 डिजिट तक करना है, ये बात ध्यान रखना, वरना आपका आंसर आईसीआई से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, 3 डिजिट तक करना है। इस वाले ऑप्शन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब समझना, इन्होंने बोला प्रेजेंट वैल्यू को और फ्यूचर वैल्यू को, बस हम एक चीज और कहते हैं, पता क्या, फ्यूचर वैल्यू को आप कहते हो कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक क्यों कहते हो, अभी रीजन बताऊंगा, कंपाउंडिंग टेक्निक, और इसको आप बोलते हो डिस्काउंटिंग टेक्निक। वैसे तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हम क्यों कह रहे हैं, बताता हूं। जो आपका फॉर्मूला, अगर आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखो, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट वैल्यू को उठा करके कंपाउंड कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो कंपाउंड होती जा रही है, इसीलिए क्या बना मेरा, कंपाउंडिंग टेक्निक। बट जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो, तो वो डिस्काउंट है, मतलब मैं आगे की किसी चीज को उठा करके पीछे ला रहा हूँ, तो डिस्काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, बस नाम है, कई बार इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो कंपाउंडिंग टेक्निक फॉलो कर रहा है या वो डिस्काउंटिंग टेक्निक फॉलो कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या प्रेजेंट वैल्यू है, क्या मेरी फ्यूचर वैल्यू। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का? ठीक है, आओ सबसे पहले इतना देखते हैं, जो मैंने आपको मॉड्यूल से बताया ना, सबसे पहले इतना आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको साथ के साथ ये भी पता रहे। चलते हैं पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। लो जी, इसका एक बार पहले फर्स्ट कंसेप्ट आप पूरा पढ़ लो, और फर्स्ट कंसेप्ट में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो बताना, एक बार आप आराम से देख लो, नीचे भी कर दूँ। क्लियर है? आता नीचे देखना, इसके बाद आपसे 1000 की बोली थी मैंने, 1000 के हिसाब से बस 7% है, मैंने आपको 10% दे दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं है। तो अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2 दोनों का आपने निकाल दिया, उसमें से आपने फिर बता दिया पहला अल्टरनेटिव बढ़िया होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रही है। सर पेमेंट के हिसाब से होता तो दूसरा बढ़िया होता, क्योंकि मैं पैसे कम पे कर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सही से चल सकते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, अब देखो, बस ऐसे ही आपका एफएम पूरा 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 ऐसे ही चलेगा, बस एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेरे को आगे जो भी मिलेगा मुझे उठा करके उसे डिस्काउंट करना, बस। ठीक है, आओ जी, यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो उसके बाद एक होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, जिसको आप क्या बोलते हो, फ्यूचर वैल्यू टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक को आप क्या बोलते हो, डिस्काउंटिंग। यहाँ तक की बात ठीक है। बस एक काम कर सकते हो, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मैं 100 रुपए आज इन्वेस्ट करूँ 10% के रेट पर, तो आप ये निकाल के बता सकते हो मेरे को, फ्यूचर वैल्यू 1, फ्यूचर वैल्यू 2, फ्यूचर वैल्यू 3 क्या आएगी। फ्यूचर वैल्यू 2 का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 3 का मतलब एट द एंड ऑफ 3, निकाल सकते हो ना। ये निकाल के एक बार चेक करो, सही आ रही है अपनी, साथ के साथ निकाल के चेक करो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ तक ठीक है। और साथ में प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल के देखो कि अगर ईयर एंड 2 पे 928 है, रेट 6% है, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, चेक करना है सही निकाली हुई है।
एक बार चेक कर लो सही आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर हो जाएगा। ये बच्चे इसका नहीं निकले ना मेरे को बताना जरूर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो होगा कैसे। कोई बात नहीं, वो चलेगा ही तुम्हें। बताऊं? हो गया? हो गया? देखो अब एक चीज खाली यहाँ सुनना, जो बच्चे ना गड़बड़ करते हैं पेपर में कई बार। गड़बड़ क्या है, ध्यान से सुनना। सर जब आप यहाँ कर रहे हो तो आपने यहाँ पर 1.1 की पावर 1.1 की पावर 3 निकाली होगी ना? जब आप कैलकुलेटर पे 1.1 कर रहे हो, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, शायद आपको पता भी हो, 1.1 के बाद आपने मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाया तो पहली वाली जो पावर आती है ना, पावर 2 आती है ना? सबसे पहले 2 आती है, अब मैं इक्वल टू दबाऊंगा 3 4 5 ऐसे चलेगा, मतलब सबसे पहली पावर 2 है। बट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए जब आप 1 अपॉन में 1.06 कर रहे हो ना, जब मैंने करा 1 डिवाइडेड बाय 1.06, ये पहली पावर आई है भाई, ये दूसरी नहीं आई, पहले आई है। अब मैं जब दूसरा इक्वल टू दबाऊंगा जब ये दूसरी पावर है। ये चीज बस ध्यान रखना, स्क्वायर में सबसे पहले स्क्वायर आता है फिर आगे बढ़ेगा, और दूसरे में पहला 1 आता है, क्योंकि बच्चे वहां गड़बड़ क्या करते हैं टेस्ट में, पहली 1 निकालने के बाद ना उसे पावर 2 लिख देते हैं, अगर आपने वो गलत लिखा तो आगे का सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, वो चीज बस ध्यान रखनी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक की चीज क्लियर है? ठीक है। अब जरा इसके बाद एक अगला कंसेप्ट समझते हैं, अगला कंसेप्ट ध्यान से समझना, और इसका आंसर आप लोग दोगे मेरे को, ठीक है? अगला कंसेप्ट, और ये चीज आपको मेन नोट भी करनी है, ठीक है? भले साथ साथ आप एग्जाम्पल समझ करके नोट करना, समझना क्या चीज है, ठीक है? पिछले वाला भी अभी करवा दूंगा, ठीक है? या तो अभी रुक जाओ, एग्जाम्पल मैं एक साथ ही नोट कर लेना, अभी खाली यहाँ पे आंसर निकालने का ट्राई करना। एग्जाम्पल क्या है, देखो आपको ईयर एंड दे रखा है, आपको ईयर एंड दे रखा है, और आपको कैश इनफ्लो बता रखे, इनफ्लो का मतलब भैया मेरे को कितने कितने पैसे मिले हैं ये बता रखा है। ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, 4 और 5। पहले साल आपको मिले 1,000 रुपए, दूसरे साल आपको उस प्रोजेक्ट से मिले 800, तीसरे साल मिले 1400, फिर मिले आपको 1500, और लास्ट में मिले 900। ये पैसे आपको मिले हैं। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर बतानी है, और रेट ऑफ डिस्काउंट है आपके लिए, मान लेते हैं 8% पर एनम। निकालो जी, क्या होगा? आराम से करो, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊंगा, एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है? ट्राई करके देखो क्या लगता है कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैसे आएगी। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा ना? सेकंड में दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी नहीं लिखा तो लो जी। ला, मुझे भी आंसर पता नहीं है, मैं निकालूंगा तुम्हारे साथ। 4438 एक आंसर तो आया मेरे पास, 4438 चेक कर देंगे अभी। और 0.23 ठीक है, वो तो ठीक है, 4438 तक मैच करते हैं, आ रहा है कुछ ऐसा? बताऊं, देखो अब समझना ये होगा कैसे, ठीक है? अब समझना होगा कैसे, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए ना, या इससे रिलेटेड आगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी क्वेश्चन आए, आप एक बार टाइमलाइन बना लो। टाइमलाइन क्या है सर? पहले साल के बाद क्या, दूसरे के बाद क्या, तीसरे के बाद क्या, चौथा और पांचवा साल। पहले साल के बाद क्या मिल रहा है मेरे को? 1,000, फिर क्या मिल रहा है? 800, फिर 1,400, फिर 1,500, और फिर 900। करना क्या है? कुछ नहीं सर, इसको एक साल के लिए पीछे डिस्काउंट करना है। एक साल के लिए डिस्काउंट करने का मतलब 1,000 अपॉन में 1.08 की पावर 1, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा अगली कैसे निकालोगे? सर इसको 2 साल के लिए डिस्काउंट कर दो बस, है ना? तो बताओ क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? 800 इंटू में 1/1.08 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकता हूं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें आगे। अच्छा सर तीसरे साल की कैसे निकलेगी? 1,400 इंटू में 1/1 की पावर, सही बात है। अच्छा और क्या करोगे आगे बताना? इसको सर 4 साल के लिए डिस्काउंट कर दो, इसको 5 सालों के लिए डिस्काउंट कर दो।
है ना, वही बताऊंगा वहां पर गड़बड़ होगी है, क्या गड़बड़ होगी वो बताऊँ, है ना। ठीक है, ठीक है, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, अब आप मेरे को बताते चलना, अब आप कैलकुलेटर एक बार हाथ में उठा लो, अब आप मेरे को बताते चलना, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा। सर देखो, पहले तो ले लो 1000 इंटू में बताना 1 अपॉन में 1.08 कितना आ रहा था आपका, 1 अपॉन में 1.08, पॉइंट 3 डेसिमल तक बताओ, 3 डेसिमल तक, 9 to 5 राउंड ऑफ करके ना, 9 to 5 है 9 to 6 है वो बता। देखो बता रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1.0, 0.9259 है ना, तो इसको 0.926 बोलना, 3 डिजिट तक लाना है, तो ये हो गया 0.926। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। अच्छा आगे बताना सर, अगला क्या होगा, अगला होगा 800 इंटू में 857, एक बार सब बाकी ना चेक करते चलो, 0.857। अच्छा आगे 800 के बाद 1400, पॉइंट मैं लगा लूंगा, आगे तुम बोलो 794, सही है यहाँ तक। आगे बताना अगला 1500 इंटू में 0.735, और लास्ट बताना 900 इंटू में, हाँ 0.680, 681 है, ठीक है, जो भी आ रहा है, मतलब 3 डेसिमल तक वो ले लो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपने ये करा, आपको इससे क्या पता चल गया कि सर मेरी आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और पता है इन बातों को, इनको क्या बोला जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, इनको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, आप इसको पूरे एफएम में शॉर्ट फॉर्म में यूज करोगे, पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक बात बताना, क्या पीवीएफ कभी भी एक से ज्यादा हो सकता है क्या, कभी भी नहीं होगा, एक से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे आप एक चीज और पढ़ोगे जब बताऊंगा, पहले बताओ पीवीएफ कभी भी ज्यादा नहीं होगा। अब एक चीज आपने और बोली थी, क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पांचों को साथ में लेकर के डिस्काउंट कर दें। उसका मतलब पता है आप क्या कर रहे हो, ये रहा 0, ये रहा 1 2 3 4 5, आपने बीच में कुछ कमाया ही नहीं, सारा आपने 5वें साल में कमाया, और अब आप इसको डिस्काउंट कर रहे हो। ये तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं था, है ना। क्वेश्चन था हर एक केस में अलग अलग कमा रहा हूं। एक बात बताना, जो आपके सामने क्वेश्चन था, क्या ये एन्युटी का एग्जाम्पल है या नहीं है, नहीं है, क्यों सर, हाँ सर हर साल पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, इसलिए एन्युटी नहीं है। यहाँ तक की बात ठीक है। अब आपको करना कैसे है, पेपर में, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कैसे करना है, आपको ऐसे ये बनानी नहीं इक्वेशन, आपको पेपर में कैसे करना है, आपको बनानी है टेबल। अब टेबल सुनना, टेबल कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे ईयर एंड, ठीक है, ईयर एंड, फिर आप लिखोगे कैश फ्लो, कैश फ्लो को सीएफ ही लिखोगे, फिर आप लिखोगे आगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, हमारा कितना था 6%, 7 8 था हमारा, 8% था, ये लो 8%। और उसके बाद देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ए इंटू बी करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करोगे पेपर में। मतलब सर यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5, मेरे कैश फ्लो कितने थे, क्वेश्चन लिखा था आपने, कैश फ्लो कितने थे, 1800, 1400, 1800, 1400, 1500 और 900। इसके साथ आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो अभी हमने पॉइंट में लिखे थे 3 डेसिमल तक, वो सबके आ जाएंगे, और फिर आप यहाँ प्रेजेंट वैल्यू सबकी निकाल दोगे। हमारे को ये फॉर्मेट पेपर में लगाना है, आपको कोई इक्वेशन वगैरह नहीं लगानी, इस तरीके से काम करना है। तक की बात समझ आई। 1 साल बाद है उसको खींच के आज 0 पे ले आया, 4 साल बाद है उसको खींच के 4 साल का डिस्काउंट कर दिया, बस यही बात आपको ध्यान में रखना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। आओ जी, पहले एक बार उसमें से दिखाता हूँ, फिर आप पहले इतना नोट करना। देखो थर्ड वाला कंसेप्ट, देखो थर्ड वाला कंसेप्ट क्या है आपका, सेम अब की बार, बस मैंने रेट 10% रखा था, तो 10% के बेसिस पर हमने इसको सॉल्व करा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इक्वेशन की तरह हमने सॉल्व करा है, ठीक है, मैंने वो इसमें बताया नहीं अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, वो नीचे बता रखा है, इक्वेशन के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपने 1 साल के लिए डिस्काउंट करा, ये 1 साल के लिए करा है, फिर 2 साल, फिर 3 साल, 4 साल और 5 साल, और इसमें जो ये है इनको हमने क्या बोला था, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या मैं सबका साथ में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग अमाउंट है, यहाँ तक कोई सेम अमाउंट होगा, साथ में करेंगे, अगला ही कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, क्योंकि वो क्या बन जाएगा आपका एन्युटी, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का। हाँ, टेबल से करो पेपर में, ऐसे करने में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा टेबल में करो, वहां गलती होने के चांसेस सबसे कम होते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, करो जी, नोट करो, नोट करो, फिर आगे चलते हैं, करो, प्रिंटेड मिलेगा जब तक मिलेगा, अभी स्टार्टिंग में कुछ तो नोट करके जाओ फिर। टीवीएम की स्टार्टिंग यहीं से तो है।
मैंने जो लिखवाई थी वो वाली नोट करनी है, ये लो। भाई जो आपको नोट करना है वो नोट कर लो, ये लो, ये नोट कर लो, आओ करो। ये तो फिर भी आसान है, और सिर्फ अपने मतलब की चीजें नोट करना, सारा नहीं, नहीं नोट करना भाई, जो जो आपको सही लगे इंपॉर्टेंट है वो चीजें नोट करना। यार कुछ नहीं करना फिर तो, है ना। चलो। अच्छा चलो करो करो। हो गया। हम्म। फिर मिनिमाइज भाई वो पता नहीं कैसे होती है इसमें। वो इसमें नहीं होता था, ये आईपैड नहीं है ना कि टच से हो जाएगा, वो इसमें हो नहीं रहा, वो ऐसे ही हो। ये आपका पैनल है, ये ऐसा ही रहता है, इसमें हाथ से नहीं चलता, उसी से चलता है। हो गया, नीचे करें। ठीक है। अच्छा और कुछ। ठीक है। अब आप एक काम करो, खाली बस ये कंसेप्ट लिख करके रख लो, दिखाता हूँ आपको। प्रिंटेड तो आपको मिलेगा ही, बट खाली एक ये कंसेप्ट लिख के रख लो, क्योंकि आगे काम आएगा, थर्ड वाला एग्जाम्पल के साथ। इसमें पूरा है ही क्या, आधा ही तो पेज है खाली। हाँ, पूरा लिखना है। ये कंसेप्ट तो आपको मिलेंगे, बट अभी 2-4 दिन तो क्लास, जब तक आप रिवाइज करोगे होना चाहिए। अच्छा बच्चे हो तुम, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा फाउंडेशन निकल जाएगा। हम्म।
वो कह रहा है मुझे बोलने दे रहा, तो मैं बहुत धीरे कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले कर लिया इस बार। हाँ, टेबल वाला फॉर्मेट आपको अगले वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। अच्छा, अगर इसमें बनाना है तो इसमें भी बता देता हूँ आपको क्या करना है। ईयर एंड वन, मतलब पहले ऊपर लिखोगे ईयर एंड, फिर आप लिखोगे कैश फ्लो, फिर आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फिर प्रेजेंट वैल्यू। तो बताना क्या क्या है आपका। यहाँ 1000 है, अगला 1500, नहीं पहले तो ईयर एंड, सॉरी यहाँ पर तो ईयर एंड आएगा ना। ईयर एंड आएगा 1 2 3 4 और 5। कैश फ्लो कितना, 1000, 800, 1100 और 400। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 0909, 0826, 0751, 0683 और आपका 0621। सबको मल्टीप्लाई करते चलोगे, फिर आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू टोटल में आ जाए। चले आगे, नोट कर रहे हो, कुछ हो गया? हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई करके देखोगे। अगला ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसके नीचे करूंगा सॉल्यूशन, है ना। हाँ, ये लो, जैसे आपको ठीक लगे। लिखना तो बाद में है ही, तो भले आपको अभी लिखना अभी लिख लेना। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट क्या है अगला। सर कैश फ्लो मल्टीपल है, हाँ बहुत सारे कैश फ्लो है। क्या सारे इक्वल हैं? हाँ इक्वल है। अब आप देखो, एन्युटी लगाएंगे, लगाओ एन्युटी और बताओ आंसर। बताओ एन्युटी, बताओ आंसर। 379 आएगा आंसर। ठीक है, कह रहा है इतना चलता रहता है, ले दे के खत्म करो। नहीं भाई, ऐसे ले दे के खत्म नहीं करना। हाँ सही। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब समझो, अब समझो, देखो आप करोगे क्या। अब यहाँ ना एक बात समझना सर, सबसे पहले तो देखो लॉजिक के साथ करें अगर, तो जैसे आपने पहले करा बिल्कुल सेम, क्या आप वैसे कर सकते हो बिना कोई एन्युटी लगाए? मान लो मेरे को एन्युटी नहीं पता, तो हम वैसे कर सकते हैं, हाँ वैसे हो जाए। अब एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पर ये चीज करी, तो मैं बोलूँ यहाँ आपने 100 को कॉमन ले लिया अगर, तो अंदर ये सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके प्लस हो जाएंगे, है ना। सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्लस होंगे अंदर, क्योंकि आप 100 को बाहर ले रहे हो। अब यहां सिर्फ एक बात समझना, जब मैं सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को प्लस कर रहा हूं ना, इन सभी को प्लस करके इनको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। जो आपका पहले था पीवीएफ, अब क्या बन जाएगा पीवीएफ। और ये कब यूज होगा? ये सिर्फ एक ही केस में यूज होगा एन्युटी, जब मेरे को रेगुलर पैसा मिल रहा हो और सेम अमाउंट में पैसा मिल रहा हो, सिर्फ जब। ठीक है, हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब एक चीज मेरे को और बताओगे, जो पीवीएफ है क्या वो 1 से बड़ा हो सकता है? पीवीएफ 1 से बड़ा हो सकता है? एएफ एन्युटी 1 से हो सकता है, क्योंकि यहां तो आप सम कर रहे हो। तो पीवीएफ 1 से बड़ा होगा? कभी भी नहीं होगा। लेकिन पीवीएफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और पीवीएफ हमारा कब यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ जब एन्युटी आ रही है। ठीक है, क्या चीज? एफ 1 से कम हो सकता है अगर तू सिर्फ 1 साल का निकाल रहा है तो, क्योंकि 1 साल का तो हमेशा कम आएगा, लेकिन जैसे ही तूने 2 साल जोड़े, वो पक्का है हमेशा 1 से ज्यादा आ जाए। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कभी भी 1 से ऊपर मेरा नहीं आएगा। ये बात क्लियर है ना? हाँ, हाँ ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अपने पेपर में कोई क्वेश्चन कर रहे हो, अगर वहां एन्युटी लग रही है तो हो सकता है वो 1 से बड़ा आ जाए, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब देखो, इनको बोलते क्या है वो मैंने नीचे लिखा था, इसको नाम है पीवीएफ, इसको बोलते हैं पीवीएफ। अगर आपको पेपर में कहीं पर भी लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे मान लो मेरे को 3 साल का निकालना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मैं हमेशा उसको ऐसे लिखता हूँ पीवीएफ 10% 3 साल का, मतलब 10% 3 साल का क्या होगा। तो बताओ, जो पीवीएफ है कभी भी वो 1 से बड़ा आएगा नहीं, पॉइंट में आएगा। लेकिन एएफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वहां आप 3 चीजों को साथ में जोड़ रहे हो। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? ये क्लियर? क्या चीज? हाँ, हाँ हाँ, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% फॉर 3rd ईयर।
तीसरे साल का देख रहे हो, क्योंकि मेरे को उस केस में तो सिर्फ तीसरे में पैसा मिला होगा ना, रेगुलर नहीं मिला होगा। हाँ हाँ, और इसमें आपको पूरे 3 ईयर्स का मिला होगा। जैसे देख, थर्ड ईयर का मतलब 0 1 2 3, तेरे को सारा पैसा यहाँ मिला तो इसको डिस्काउंट कर रहा है, और एन्युटी में यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला, अब मैं इनको डिस्काउंट कर रहा हूँ पीछे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और समझना। हाँ हाँ, अभी नोट कर लेना, बस एक चीज खाली और बता रहा हूँ आपको। सर जो ये पीवीएफ आपने सबका सम निकाला, क्या ये मैं कैलकुलेटर पे निकाल सकता हूँ? मैं बिल्कुल इसको कैलकुलेटर पे निकाल सकता हूँ। कैसे? जैसे आपका 10% था, तो 1/1.1, एक बार इक्वल टू दबाओगे पावर 1 आएगी, 2 बार इक्वल टू पावर 2, फिर तीसरी पावर, चौथी पावर, पांचवी पावर, पहले 5 पावर निकालो, फिर जीटी वाला बटन दबा दो, आपका आ जाएगा 3.79। ठीक है, एक बार आप करके भी देख लेना, वो 3.791 आपका पूरा बैठेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का? और इसे नोट कर लो भाई, फिर चलते हैं अपन आगे। पूरा मैच? नहीं, वो जीटी वाले बटन से मैच हो गया। चलो बढ़िया बढ़िया, फिर तो ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं फिर, पहले ये नोट कर लो फिर चल रहे हैं। नहीं, बड़ी क्लास। आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता। आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ। वो कह रहा हो तो गया ज्यादा। यही होगा, अभी आप इंटर में ना, फाइनल में जाओगे ना, आपको इंटर लगेगा, अरे इंटर तो यार बड़ा आसान था। है ना? करो करो। हाँ जी, इसको टेबल में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एन्युटी है ना, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है ऐसी कुछ। बताओ जी। हो गया, चले आगे। ये और नोट कर लेना लास्ट में, क्योंकि ये चीजें काम आएगी तुम्हारे को बाद में। कंसेप्ट क्या है इसका, ये नोट करके रखना भाई। हो जा तो बताना।
बताओ जी, कोई दिक्कत? समर्थ? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रहा, ठीक है। बट हाँ, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद छोड़ूंगा, ठीक है। हर क्लास में जो हमारा क्लास में होगा एटलीस्ट वो जरूर हम रिवाइज करेंगे, फिर आपको छोड़ूंगा, ठीक। अगली क्लास में आपका मेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा खत्म हो जाएगा, उससे आगे हम बाद में ही करेंगे सारा, जैसे भी है धीरे धीरे करके। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक जो तुमने पढ़ा? तो आगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐसा ही है, और आगे पूरा एफएम ऐसा ही है, बस कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपको समझते चलना, क्वेश्चन करते चलना, ठीक है। देखो जी, सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा? अगर मेरे को आज कुछ पैसा मिल रहा है, एक साल बाद कुछ पैसा मिल रहा है, तो मैं हमेशा बेस कैसे करूंगा? आगे की चीजों को पीछे लेकर के आऊंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा, दोनों को देखूंगा, दोनों में से जो बढ़िया ऑप्शन होगा उसे चूज करूंगा, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा सर दो टेक्निक होती है, एक फ्यूचर वैल्यू जिसको आप कंपाउंडिंग टेक्निक बोलते हो, और दूसरी होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक जिसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर जब मैं 1.1 की पावर कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूं तो सबसे पहली बार मल्टीप्लाई इक्वल टू करके 2 आती है, जबकि यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पे पहले पावर 1 आती है। उस हिसाब से आगे चलना, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और समझना, अगर मल्टीपल कैश फ्लो है और इक्वल नहीं है तो आपको इक्वेशन वाइज करना है या टेबल वाइज, जैसे मर्जी कर लो, बट पेपर में टेबल ज्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि आंसर में गलती नहीं आएगी। आप यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या है, ईयर एंड लिखा, कैश इनफ्लो लिखे, आगे क्या आएगा बताओ? पीवीएफ आएगा या पीवीएएफ? इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? पीवीएफ, और उसके बाद क्या निकलेगी मेरी? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, अगर ये सेम है तो सेम पे आप पीवीएएफ बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि उसमें एन्युटी का फीचर है। एन्युटी का फीचर मतलब मेरे को सेम अमाउंट मिल रहा है और रेगुलर इंटरवल पे मिलता जा रहा है। सर पीवीएएफ है क्या? पीवीएएफ कोई नई टर्म नहीं है, सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जोड़ लो, उससे मिला करके आपका पीवीएएफ बना है, बस उतनी बात है। कौन सा 1 से बड़ा हो सकता है? एएफ। और 1 से छोटा कौन सा होगा? हमेशा 1। ये वाला पीवीएफ। अच्छा, कोई ऐसा जो पीवीएफ जो है वो 1 से छोटा हो सकता है? सर हो सकता है 1 साल के लिए, अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो नहीं होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू।